स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वह लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे एप्लीकेशन पे दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को दोस्तों ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें वहां पे पढ़ाई जा रही हैं। जब भी आप बैच ज्वाइन करते हैं तो देखेंगे कि पहली क्लास आपके सिलेबस के डिस्कशन के बारे में ही होता है, और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके हम लोग आपके पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। नोट्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिल नहीं पाते हैं या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स दिया जा रहा है। एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करिए। वही दोस्तों आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रश्न गलत कहाँ पे हो रहे हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या समष्टि अर्थशास्त्र से गलत हो रहे हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र से प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको आप पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि आपके प्रश्न पत्र का लेवल कैसा है और आपका पेपर कैसा पूछा जाता है, किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपके एग्जाम में जो करंट पूछे जाते हैं उसको भी कवर करा दिया जाएगा। तो सब कुछ कवर कराया जाता है मेरे द्वारा दोस्तों। आपको कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मिलती है। इट मीन्स एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक पढ़ सकते हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। तो हम अगर जो बैचेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ DSSB सारी परीक्षाओं के अलग अलग बैच उपलब्ध हैं। तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या अगर जो आपको एडमिशन लेना है दोस्तों तो आप सिंपली मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की फीस 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपये। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। आपको कहीं से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करेंगे। सेम नंबर दोस्तों नीचे भी आ रहा है, सेम नंबर नीचे भी आ रहा है। इसी नंबर पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा। चलिए बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही मजेदार सा प्रश्न है कि उत्पादन का आर्थिक क्षेत्र कौन सा होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आप बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। देखिए सर, सभी समुत्पाद वक्रों के ऋणात्मक ढाल वाले भाग
अब ये समुत्पाद वक्र क्या होता है? आपको समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर समुत्पाद वक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, समुत्पाद वक्र के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों कि उत्पादन के किसी दो संयोग को क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सॉरी, किसी दो संसाधन के संयोग को प्रकट करते हैं जिससे समान उत्पादन मिलता है। जैसे अगर जो उत्पादन बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? श्रमिकों की मात्रा में वृद्धि करेंगे, श्रमिक की मात्रा में वृद्धि करेंगे, तो आपको पूंजी की मात्रा में क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। तो ये कैसा होगा? अगर जो आप एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ऋणात्मक ढाल वाला हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो समुत्पाद वक्र हमें क्या बताता है दोस्तों? तो दो संसाधनों के विभिन्न संयोग, ठीक है, दो संसाधनों के विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिससे एक फर्म समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि उत्पादन की मात्रा जो होती है, उत्पादन मात्रा जो होती है वो समान होती है। अर्थात अगर जो आप उत्पादन के कारक अर्थात श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो ऐसी स्थिति में पूंजी में आपको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। और यही कारण होता है दोस्तों कि समुत्पाद वक्रों के ढाल क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि उत्पादक द्वारा उपभोग में लाए गए प्रत्येक आगत के लिए भुगतान की गई कीमत उसके सीमांत उत्पाद के मूल्य बराबर होगा तो निम्नलिखित में से ये किस प्रकार का लाभ अर्जित करेगा? बेहतरीन सा प्रश्न है। और सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर वीडियो को कर दिया करिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है? आसान सा है ये प्रश्न, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान सा प्रश्न है कि यदि उत्पादक द्वारा उपभोग में लाए गए प्रत्येक आगत के लिए भुगतान की गई कीमत इसके सीमांत उत्पाद के मूल्य बराबर होता है। ये सीमांत उत्पाद के बराबर मूल्य किस प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को दोस्तों मिलती है? कमेंट करके बताइए। तो आप कहेंगे कि सर जी कहाँ देखने को मिलता है? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल। तो आप कहेंगे कि सर जी ये पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। पूर्ण प्रतियोगिता आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बातें आपको याद आ रही हैं कि नहीं? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या दिया जाता है दोस्तों? मूल्य प्रदान किया जाता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं? हमेशा क्या करती हैं? सामान्य लाभ ही कमाती हैं। अर्थात जितने लोग भी 0% सामान्य लाभ बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्य लाभ भी बोलते हैं। अगर जो आपने यूलर प्रमेय पढ़ा होगा तो भी आप इस बात को समझ सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण होता है जब एक देश के सम्मुख होती है। चलिए, बढ़िया सा प्रश्न है। उत्पादन में अपूर्ण विशिष्टीकरण, आसान सी बात है। अपूर्ण विशिष्टीकरण का मतलब क्या है कि जो फर्म उत्पादन कर रही है अभी उसे विशिष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना, तीन कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं ना, तीन कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं ना। बहुत अच्छा, बन नहीं पाएगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो फर्में होती है वो नई होती हैं, ठीक है। फर्में नई होती हैं वो अपने स्थिर लागत को पूरा तो कर लेती हैं, श्रमिक, भूमि और तकनीकी ला तो देती हैं, लेकिन क्या होता है कि अनुभवहीन होने के कारण ये अपने उत्पादन को अधिकतम नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्मों को जैसे जैसे अनुभव मिलता है वो अपने उत्पादन के कारकों को बढ़ाती चली जाती हैं। और क्या करती हैं? उत्पादन के कारकों को बढ़ाती चली जाती हैं और उत्पादन का स्तर बढ़ता चला जाता है।
और दूसरी कंडीशन जहाँ पे साम्य की अवस्था आती है ये वृद्धिमान होता है, और यहाँ पे साम्य आ जाता है दूसरी अवस्था में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब फर्म जो अपने उत्पादन के कारक हैं उससे मैक्सिमम उत्पादन कर पा रही है, ठीक है। और यहीं पे फर्म क्या होता है, साम्य की स्थिति में आ जाता है, अर्थात वो अपने न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन कर पाता है। यहीं पे फर्म क्या होता है, साम्य की स्थिति में होता है। लेकिन फिर भी अगर जो फर्म नहीं मानता है, उत्पादन के कारकों को बढ़ाता चला जाता है, श्रम को, पूंजी को और टेक्नोलॉजी को और परिवर्तित करके और एक्सपेंसिव बनाता चला जाता है, तो जितना वो उत्पादन लागत वहन करता है उस अनुपात में उत्पादन का स्तर बढ़ नहीं पाता है, तो फर्म को हानि होने लगती है और यहाँ पे ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। ये ह्रासमान प्रतिफल का नियम तीसरी अवस्था है, ठीक है। पहली अवस्था क्या है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। दूसरी अवस्था क्या है, साम्य की अवस्था, ठीक है। यही तीन कंडीशन होता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि बढ़ती हुई अवसर लागत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो अवसर लागत क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्पादन फलन में हैरड तटस्थ तथा हिग्स तथा तटस्थ दोनों तकनीकी प्रगति को स्वीकार कर किया गया है? बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा और धैर्य से करिएगा। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक और शेयर भी जरूर किया करिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, काब डगलस उत्पादन फलन बोल रहे हैं, अर्थात काब डगलस की बात कर रहे हैं। तो देखिए, काब डगलस को जब अगर जो आप पढ़े होंगे तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे कि काब डगलस फलन के उत्पादन फलन के अंतर्गत, एक सेकंड, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस उत्पादन फलन में हैरड तटस्थ तथा हिग्स तटस्थ दोनों तकनीकी प्रगति को स्वीकार किया गया है? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी काब डगलस की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और काब डगलस उत्पादन के कितने साधनों को मानते हैं? काब डगलस उत्पादन के कितने साधनों को मानते हैं? आप कहेंगे कि सर दो साधन, एक श्रम को और दूसरी किसको, पूंजी को, ठीक है। तो श्रम और पूंजी को ये मानते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल नहीं करते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्पादन फलन में हैरड तटस्थ तथा हिग्स तटस्थ दोनों तकनीकी प्रगति को स्वीकार करते हैं? बिल्कुल ठीक है। हैरड और हिग्स दोनों की थियरी को आप पढ़ेंगे तो तकनीकी प्रगति को इन्होंने तटस्थ माना ही है। लेकिन जो काब डगलस उत्पादन फलन की आप बात पढ़ते हैं तो काब डगलस उत्पादन फलन में उत्पादन के दो साधनों को, श्रम को और पूंजी को माना गया है। अगला प्रश्न, ह्रासमान प्रतिलाभ का नियम तब लागू होता है जब, बिल्कुल ठीक है, ह्रासमान प्रतिलाभ का नियम लागू होता है। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा भाई? ह्रासमान प्रतिलाभ का नियम लागू होता है, अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया तीन कंडीशन होती है, ठीक है, तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। यहाँ पे क्या होता है, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम। इसमें क्या होता है कि जब फर्म अपने उत्पादन के कारकों को बढ़ाती चली जाती है तो औसत लागत में कमी आती है, ठीक है, अर्थात उत्पादन का स्तर बढ़ता है और औसत लागत में कमी आती है। दूसरी अवस्था क्या होती है, साम्य की अवस्था, अर्थात उत्पादन जो फर्म होती है वो अपने उत्पादन के संसाधनों का ठीक तरीके से प्रयोग करके, संपूर्ण रूप से प्रयोग करके अपने उत्पादन को अधिकतम करती है। और तीसरी अवस्था में फिर भी वो नहीं मानता है फर्म अगर जो, तो फिर भी अगर जो अपने साधनों को वृद्धि करता है तो जितने साधन कारकों की वृद्धि करने में वो व्यय करता है उस अनुपात में उत्पादन का स्तर नहीं बढ़ पाता है। और जब नहीं बढ़ पाता है तो ये क्या होता है, ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं,
जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि सीमांत उत्पादन में क्या आने लगती है, गिरावट आने लगती है। तो हरासमान प्रतिफल का नियम लागू तब होता है जब आप क्या करते हैं कि उत्पादन के कारकों को बढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन उत्पादन के कारक को, ये जो तीसरी कंडीशन है, उत्पादन के कारक पर आप जितना व्यय कर रहे हैं उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो यही क्या होता है, सीमांत उत्पादन में गिरावट आने लगती है। अगला प्रश्न, उत्पादक अतिरिक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहा होता है जब, उत्पादक अतिरिक्त क्षमता के साथ कार्य करना पड़ रहा कर रहा होता है जब, बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उत्पादक अतिरिक्त क्षमता के साथ कार्य कर रहा होता है जब, एक उत्पादक अतिरिक्त क्षमता के साथ कब कार्य करता है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अगेन कई सारे लोग क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि वह न्यूनतम औसत कुल लागत पर दिए गए उत्पादन से कम उत्पादन करता है। ठीक है, तो एक उत्पादन अतिरिक्त क्षमता के साथ कार्य कब कर सकता है, तभी तक कर सकता है जब तक उसकी औसत जब तक उसकी औसत लागत न्यूनतम ना हो जाए। ठीक है, औसत लागत न्यूनतम जब तक नहीं हो जाएगा दोस्तों, तब तक वो क्या करता है कि अतिरिक्त क्षमता के आधार पे कार्य कर सकता है, लेकिन जब औसत लागत कम हो जाएगा तब नहीं कर सकता है। तो ये तो हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक बार नहीं बहुत बार, अनेकों बार देखा गया है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, आज का सेशन कॉम्प्लिकेटेड है क्या, गलती क्यों हो रही है भाई, आप गलत क्यों कर रहे हैं इतने सारे लोग, ये सब तो आसान है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला, कि हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति में तकनीकी प्रगति है, बढ़िया सा प्रश्न है सर, खूबसूरत सा है, बेहतरीन सा है ना, बहुत मजेदार सा है। अगर जो आप इकोनॉमिक्स ठीक से पढ़े होंगे तो आपको बहुत मजा आएगा इस प्रश्न को सॉल्व करके। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं सभी लोग, बहुत सारे लोग डी बता रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। और कोई डी के अलावा भाई, डी के अलावा कोई और है, सभी लोग डी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने भी डी बोल रहे हैं सब क्या होंगे, सब हो जाएंगे गलत, है ना। देखिए, हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति में, तकनीकी प्रगति का मतलब ये होता है कि हम श्रम एवं पूंजी दोनों को बढ़ाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि तकनीकी प्रगति स्थिर है, तकनीकी प्रगति जो है वो तटस्थ है, लेकिन हम श्रम एवं पूंजी दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी राइट होगा ना। तो इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है कि हिग्स के अनुसार तटस्थ तकनीकी प्रगति श्रम एवं पूंजी के सीमांत उत्पादकता के समान अनुपात में वृद्धि करता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ना। इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भाई, इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, है ना। ये बच्चों वाली बात है, मैं बहुत बार आपको बताया हूँ कि हिग्स तटस्थ तकनीकी प्रगति में, तकनीकी प्रगति का मतलब ये होता है कि आप श्रम और पूंजी दोनों को बढ़ाएं। ठीक है, हिग्स साहब ने कहा था ना कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्थिर है, टेक्नोलॉजी में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रम और पूंजी को बढ़ा सकते हैं। तो इजी सी बात है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं।
सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए सर। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। और जो लोग भी रेगुलर क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है, क्योंकि बिना कंटिन्यूटी के चीजें बहुत अच्छी नहीं हो पाएंगी, है ना। जो लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं उन्हीं से आपका कंपटीशन होगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो अगर जो आप कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए भाई, ठीक है। अब मुझे तो नहीं लगता है कि जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है कि आप अपने फ्यूचर को क्या करें, अंधकार में ढकेल दें और दुनिया के अन्य कार्यों को करें, है ना। तो फ्यूचर को सिक्योर करना, फ्यूचर आपका बेहतर हो, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जिंदगी में जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है उस पर सबसे ज्यादा समय देने की जरूरत होती है। अगर जो सबसे ज्यादा उस पर समय नहीं देंगे तो अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इट मीन्स बढ़िया बढ़िया परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो अगर जो आपको परिणाम बेहतर चाहिए तो आपको मेहनत भी लगातार करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी बड़ी जिंदगी है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, अरे भाई कुछ दिन गुजर ही जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये क्या है, ये अल्पकाल है, तैयारी आप अल्पकाल में कर रहे हैं और लाभ इसका क्या मिलेगा, दीर्घ दीर्घ काल तक मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है ना। क्या बोल रहे हैं भैया, आराम से, गलती हो रही है, गलती हो रही है, गलती हो रही है, कई सारे लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए भाई। सी बोल रहे हैं पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए, गलतियां बहुत सारी हो रही है। एक बार और कर लीजिए भाई, एक बार और ट्राई कर लीजिए, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या कर रहे हैं, एक बार और ट्राई कर लीजिए, सी वाले नहीं करेंगे। तो जितने लोग भी सी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम जो होता है वो दीर्घ काल में लागू होता है। और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यही तो होता है ना कि इसे लागत वृद्धि नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आगत में जिस अनुपात में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में निर्गत में वृद्धि होती है। मतलब आगत में वृद्धि तेजी से होती है और निर्गत में वृद्धि कम तेजी से होती है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि यदि एक अल्पाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाता है तो फिर दीर्घकाल में वह क्या करेगा। जैसे बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं ना कि इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, क्या हो गया। अरे भाई ये अल्पकाल है, साल भर 2 साल 3 साल ये दिन गुजर जाएंगे। लेकिन अगर जो ये 2-3 साल आप अपने पे मेहनत कर देंगे ना तो आपके जनरेशन के जो लोग हैं ना उनसे आप 20 साल ज्यादा आगे चले जाएंगे, 40 साल ज्यादा आगे चले जाएंगे। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि ठीक है यार हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 15,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन हम चैन से जी रहे हैं, सुख से जी तो रहे हैं। लेकिन अगर जो जो 10,000 रुपये 15,000 रुपये में अपने महीने को एडजस्ट कर रहा है तो वो आज से 15 साल बाद उसका क्या होगा, आज से 20 साल बाद उसका क्या होगा, है ना। और आप सभी लोग को पता ही है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, जब तक आपके पास चार्म है, जब तक आपकी खूबसूरती है तब तक आपको कोई काम दे देगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि आप थोड़े से ढल जाएंगे, जैसे ही आपका शरीर थोड़ा सा क्या होगा, डाउन हो जाएगा, वैसे आपको ये 10-15 हज़ार रुपये की भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो जो लोग भी इसमें खुश हैं कि भैया ठीक चल रहा है जिंदगी, नहीं भाई जिंदगी ठीक नहीं चल रहा है, मेहनत करिए, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है तो काम करते रहिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, लेकिन आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, मेहनत करिए और लाइफ में सिक्योरिटी को ढूंढिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हुआ भाई कि यदि एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाता है तो फिर दीर्घकाल में वह क्या करेगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि देखिए एक एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठा रहा है
तो फिर दीर्घकाल में वह क्या कर सकता है भैया? तो आप कहेंगे कि सर जी ऐसा हो सकता है कि एकाधिकारी दीर्घकाल में व्यवसाय को खो दे, अर्थात उसे जब हानि होने लगे तो वो उत्पादन ही बंद कर दे, ये बात ठीक रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसे सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही हो, तो सामान्य लाभ की प्राप्ति होगा तो भी वो उत्पादन में बना रहेगा, ठीक है, और संतुलन के स्तर पे बना रहेगा और व्यवसाय में भी बना रहेगा अगर जो मान लीजिए उसे अप्रत्याशित लाभ मिल रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि उपरोक्त में से कोई भी संभावित है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यदि एक एकाधिकारी अल्पकाल में हानि उठाता है तो दीर्घकाल में तीनों कंडीशन हो सकता है। देखिए दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्में क्या करती हैं? हमेशा ही सामान्य लाभ कमाती हैं। लेकिन अल्पकाल में अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता की बात की जाए और अल्पकाल की बात की जाए तो अल्पकाल में फर्मों को हानि हो सकता है। जैसे कोरोना के समय में कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को क्या हुआ? हानि हुआ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो सामान्यता के स्तर पे बना रहे। कोविड काल में दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो संतुलन में बनी हुई थी, जो खाने पीने की वस्तुएं थी, ना उसकी मांग बहुत बढ़ी ना उसकी मांग बहुत कम हुई। और क्या हो सकता है कि अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है अल्पकाल में। जैसे मास्क बनाने वाली जो कंपनी थी उसको क्या हुआ? अप्रत्याशित लाभ हुआ। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है और संतुलन की भी अवस्था होती है। और वहीं अगर जो एकाधिकार की बात करें तो अगर एकाधिकार के अंतर्गत भी ये बात ठीक है कि दीर्घकाल में उसे लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है और वो संतुलन में भी बना रह सकता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए भाई, कि अल्पाधिकार का मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है, ये किस थियरी के अंतर्गत बात कही गई है? यह किस सिद्धांत के अंतर्गत बात कही गई है? चलिए भाई, क्या उत्तर होगा? देखिए ध्यान से पढ़िए सर, आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ठीक है, देखिए अल्पाधिकार का मॉडल जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है। अरे भैया, कुर्नो मॉडल में तो परस्पर निर्भरता पाई जाती है। ये वर्टेंड का अल्पाधिकार मॉडल है। वर्टेंड साहब ने अपने अल्पाधिकार मॉडल में ये बात कही थी कि अल्पाधिकार के अंतर्गत एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना। कुर्नो साहब ने क्या कहा कि दोनों फर्म जो होते हैं वो आपस में निर्भर होते हैं और एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया को ध्यान देते हैं। कुर्नो साहब क्या कहते हैं कि फर्क नहीं करना है भाई, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो जितने लोग भी गलत कर रहे हैं आज के बाद आप गलत नहीं करिएगा, आसान सा प्रश्न है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। देखिए अगर जो कुर्नो साहब की बात करेंगे तो कुर्नो साहब ने ये कहा कि दो फर्म क्या होते हैं? परस्पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक फर्म और दूसरा फर्म ये दोनों एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया को देखती रहती हैं। लेकिन वर्टेंड साहब ने ये कहा कि ये अल्पाधिकार के अंतर्गत कि जिसमें एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय द्वारा उत्पादन करने से पहले अपना उत्पादन निर्धारित करेगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची के 2 के साथ सुमेलित करिए और जो लोग भी अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं लाइक शेयर करते रहिए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं।
बस आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को वहाँ पे पढ़ते रहिए, आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों कंप्लीट कॉन्सेप्ट वहाँ पे आप पढ़ते रहिए, साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, देखिए तैयारी कैसी चल रही, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहाँ पे गलती हो रही है, जहाँ पे गलती हो रही है उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिल्कुल सारा बैच अलग अलग चल रहा है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, यूजीसी नेट, सबका अलग अलग बैच है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपए है। आप चाहेंगे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहां से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या वहां से नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपली आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई, कि विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा, पाल स्विजी साहब, ऊपर वाला लोचदार होता है, नीचे वाला बेलोचदार होता है, कहाँ गए भाई स्विजी साहब, यहाँ पे है, ठीक है। अल्पाधिकार का विक्रय अधिकतमीकरण मॉडल की बात करें तो कौन संबंधित है, बॉमल साहब हैं, कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। वर्गर्सन साहब जो है सामाजिक कल्याण मापदंड से संबंधित हैं, बिल्कुल ठीक है। और अदृश्य शक्ति के नियम की बात करें तो एडम स्मिथ साहब। तो जो लोग भी आप कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है, आराम से करना है, धैर्य से। क्या उत्तर आ रहा है भाई, देखिए अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की अधिक प्रवृत्ति होती है। अल्पाधिकार में आप देखते हैं ना, कहते हैं ना कि अल्पाधिकार में अनेक अनकहे समझौते किए जाते हैं, अनेक ऐसे टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो हाइड होते हैं। आप आप सिग्नेचर तो कर देते हैं लेकिन नीचे खूब छोटे छोटे शब्दों में दिया रहता है टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। तो क्या होगा, अल्पाधिकार में षड्यंत्र रचना की एक प्रकृति होती है, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बातें लोग बताते हैं और बुरी बातों को छुपा लेते हैं, बात सही है। अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता होती है। तो अल्पाधिकार में कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, 12 से कम फर्में होती हैं। तो ये फर्में क्या होती हैं, आपस में परस्पर निर्भर होती हैं, अर्थात अपने उत्पादन और कीमतों का निर्धारण करते समय अन्य फर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया को ध्यान में रखती हैं। अगर जो ऐसा नहीं होगा तो कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, और कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में सभी फर्मों को नुकसान होगा, और इसी कारण से स्वतंत्र फर्मों का संगठन मिलकर के कार्टेल का निर्माण करता है, और कार्टेल जो है वो कीमत का निर्धारण करता है, ताकि उद्योग में नई फर्मों को आने से क्या किया जा सके सर, रोका जा सके। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, तो आप अच्छा बोल रहे हैं कि देखिए सर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। बात दोनों ठीक है, लेकिन पारस्परिक निर्भरता होती है इसलिए षड्यंत्र नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला, भिन्न भिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमत वसूलना क्या कहलाता है, ठीक है। अब आप तो कहेंगे कि सर जी ये तो हम आज तक यही पढ़े थे, कीमत विभेदीकरण होता है, लेकिन ऑप्शन में तो सब में कीमत विभेदीकरण दिया है। तो किस प्रकार का कीमत विभेदीकरण होता है, कौन बात करता है, कीमत विभेदीकरण की बात कौन करता है, पीगू साहब करते हैं। कितने प्रकार की, कितने कोटि के कीमत विभेदीकरण की बात करते हैं, 3 प्रकार की, प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कीमत विभेदीकरण। और भाई, और कोई? बिल्कुल। तो जितने लोग भी ए की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अलग अलग बाजार में अलग अलग कीमत वसूल करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? कीमत विभेदीकरण कहलाता है। और कीमत विभेदीकरण क्या होता है दोस्तों? ये 3 प्रकार क्या होता है, वो कौन कहते हैं? पीगू साहब। प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का कीमत विभेदीकरण और तृतीय कोटि का कीमत विभेदीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, यद्यपि एकाधिकारी जो चाहे कीमत ले सकता है, लेकिन वह संतुलन स्तर की कीमत से अधिक कीमत नहीं लेता है। क्यों? एक एकाधिकारी है, वो चाहे तो जितनी चाहे कीमत ले सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो भाई मेरी मर्जी, हम एडमिशन 2000 में ले या 10,000 में ले, लेकिन फिर भी मैं एडमिशन क्यों कम से कम पैसा में क्यों आपसे ले रहा हूं? ठीक है, कम से कम पैसा क्यों ले रहा हूं? अगर जो ऐसे आपको समझना हो कि भाई एकाधिकारी जो चाहे कीमत ले सकता है। अगर जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको मेरी शैली अच्छी लग रही है, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, जो भी कंटेंट मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं वो आपको बेहतर लग रहे हैं, तो भैया हम कहेंगे कि हमको 10,000 फीस दीजिए, तो भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि एडमिशन ले लें। लेकिन क्यों कम से कम हम फीस ले रहे हैं? क्योंकि अगर जो हम बहुत ज़्यादा फीस लेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे वो एडमिशन नहीं लेंगे। इट मीन्स कि क्या होगा कि हमारे राजस्व में कमी आ जाएगी। वही बात हो रही है, छोटी सी बात हो रही है कि अगर जो हम आपसे अधिक कीमत लेंगे तो हमारे राजस्व में कमी आ जाएगी या हमारे आय में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अच्छी सी बात है, बढ़िया सा प्यारा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। आज के बाद कभी भी आपको भूलना नहीं है। तो देखिए, यद्यप एकाधिकारी जितनी चाहे कीमत ले सकता है, लेकिन फिर भी वो संतुलन स्तर की कीमत से अधिक कीमत नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? इसलिए नहीं लेता है कि अगर जो हम अपनी कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? मांग में कमी आ जाएगी, और जब मांग में कमी आ जाएगी तो ऐसी स्थिति में आय में कमी आ जाएगी। ठीक है, फिर गलत नहीं करिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अतिरेक क्षमता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है? थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है और लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन है। सभी को हर जगह मुझे ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव स्टडी इलाहाबाद का फेसबुक पेज भी है। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, डी बोल रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता। सभी लोग डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अतिरेक क्षमता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है? बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी डी बोल रहे हैं ना, सब गलत होंगे, सब गलत होंगे। अगर जो आपने चेम्बरलिन साहब को पढ़ा होता है तो आप इस प्रश्न को गलत नहीं करते। ठीक है, आराम से देखिए, धैर्य से देखिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अतिरेक क्षमता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके साथ दीर्घकाल से संबंधित नहीं है? तो दीर्घकाल में दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो एकाधिकारिक प्रतियोगिता होता है ना, इसमें क्या होता है कि अगर जो कोई फर्म उत्पादन कर रही है, अगर जो कोई उसको अप्रत्याशित लाभ मिल रहा है, तो धीरे धीरे दीर्घकाल में क्या होता है, वो एकाधिकार समाप्त होकर के पूर्ण प्रतियोगिता का रूप ले लेता है। ठीक है, एकाधिकार समाप्त होकर क्या होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता का रूप ले लेता है। जैसे जब स्टार्टिंग में यूट्यूब आया था तो कोई एक बंदा ही तो सोचा होगा ना कि यूट्यूब पे टीचिंग भी की जा सकती है, पढ़ाया भी जा सकता है। तो वो कोई एक टीचर आया होगा, यूट्यूब पे पढ़ाया होगा, बाकी के सभी लोग देखे होंगे कि भैया यहाँ से तो टीचिंग की जा सकती है।
तो बहुत सारे लोग चले आए, तो उसका क्या हुआ, वो एकाधिकारी था, लेकिन अब वो चीजें क्या हो गई, पूर्ण प्रतियोगिता के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि फर्में जो होती हैं वो दीर्घकाल में बहुत सारे फर्में चली आती हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। अभिकथन दिया गया है और तर्क दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, क्या उत्तर होगा? अभिकथन और तर्क, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट को देख रहा हूं, है ना। और केवल क्या होता है कि अपनी बातें ही नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअली मैं आपसे सच में बता दूं, जेन्युइन बात बता रहा हूं कि ब्लॉक बहुत सारे लोग होते रहते हैं। तो अब वो ब्लॉक करने को तो मैं लोगों को कर देता हूँ, लेकिन अब वो चीज़ें अनब्लॉक कैसे होती हैं, मुझे कहीं न कहीं से किसी न किसी से पूछना पड़ेगा, या जो हमारी टीम है उससे कहना पड़ेगा, तब जा कर के वो लोग करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा समय दीजिए, देखते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर होगा भई? बिल्कुल ठीक है कि अभिकथन दिया गया और तर्क दिया गया है। बिल्कुल ठीक है, अभिकथन और तर्क दिया गया है, ठीक है? अभिकथन है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अपनी अंतःनिर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बात करें, अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता विद्यमान नहीं होती है। क्या ये बात सही है? थोड़ा आराम से बताइए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, ई बोल रहे हैं कि सर जी ये सत्य है परंतु आर असत्य है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अपनी अंतः निर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वहां पे स्वतंत्र फर्मों के संगठन के रूप में कार्टेल का निर्माण हो जाता है, और कार्टेल जो होता है वही क्या करता है, कीमत का निर्धारण करता है, ताकि नई फर्में जो है उद्योग में एंट्री न कर सके। और अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है भैया। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, चेम्बरलिन ने लागत की अवधारणा को निम्न रूप में प्रस्तुत किया। चलिए भैया, चेम्बरलिन साहब ने लागत की अवधारणा को किस रूप में प्रस्तुत किया, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? तो जितने लोग भी क्या बोलेंगे, सी बोल रहे हैं, विक्रय लागत। और कोई भाई? बिल्कुल ठीक है। तो चेम्बरलिन साहब ने क्या कहा, विक्रय लागत की बात कही थी कि नहीं कही थी? क्या कहा था कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के सिद्धांत में उन्होंने विक्रय लागत की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये तो बहुत इजी सी बात है, एक बार नहीं अनेकों बार मैंने बताया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि द्वि द्व्यधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो क्या प्राप्त होगा? अच्छा सा प्रश्न है और खूबसूरत सा प्रश्न, कि द्वय अधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर के कार्य करेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए समझने के लिए मान लीजिए कि साबुन की दो कंपनियां हैं, ठीक है, मान लीजिए कि दो ही कंपनियां हैं केवल, एक हो गया लक्स और दूसरा क्या हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ठीक है।
लाइफ बॉय हो गया। दोनों की कीमत क्या है वर्तमान समय में? 10-10 रुपए है। लक्स ने ये कहा कि अब हम क्या करेंगे कि अपनी कीमत को कम करेंगे ताकि हमारे प्रोडक्ट की मांग में वृद्धि हो जाए। तो लक्स ने 9 रुपए कीमत कर दिया। तो अब लाइफ बॉय देखेगा तो कहेगा कि अरे भाई इसका 9 रुपए हो गया, तो अब हमारा कोई खरीदेगा ही नहीं। जो चीज 9 रुपए मिल जा रही है 10 रुपए कोई क्यों देगा? तो लाइफ बॉय वाला भी 9 रुपए का कर देगा। फिर लक्स अगर जो 8 रुपए कर देगा तो ये भी 8 रुपए कर देगा। ये 7 रुपए कर देगा तो ये भी 7 रुपए कर देगा। तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों के मध्य क्या होगा? कीमत युद्ध प्रारंभ हो जाएगा और दोनों को क्या होने लगेगा? दोनों को नुकसान होने लगेगा। दोनों को क्या होगा? नुकसान होगा। अर्थात विक्रेताओं के मध्य क्या होगा? मध्य मूल्य युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि सबसे खतरनाक पड़ोसी ही होता है दुनिया में। और सबसे नहीं चलेगा तो ठीक है, लेकिन हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जो पड़ोसी के चक्कर में या तो अपने आप को खुद को बर्बाद कर लेते हैं या पड़ोसी उनको बर्बाद कर देता है। तो जो पड़ोसी है ना, उससे बच के रहना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से कौन सा कारक एक अल्पाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है सर। ऑप्शन नंबर जी बोल रहे हैं। और कोई जी के अलावा? जी के अलावा? बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक एकाधिकारी उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश को बाधित नहीं करेगा? तो भैया जब मांग में वृद्धि होगी ना, तो एकाधिकारी बाधित कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे किसी ने स्टार्ट किया पानी बेचना, ठीक है, बिस्लेरी ने क्या किया? पहले ये टेक्नोलॉजी लाई, बिस्लेरी ने कहा कि हम 20 रुपए में पानी बेचेंगे। ठीक है, तो सभी लोग क्या होंगे? उस पे हंसे होंगे कि भैया आज के समय में भारत जैसे देश में कोई 20 रुपए का पानी खरीदेगा क्या? खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन जब बिस्लेरी का क्या करने लगा दोस्तों, उत्पादन करने लगा, उसकी बिक्री होने लगी, तो और बहुत सारी कंपनियां क्या आ गई? अस्तित्व में आ गई, क्योंकि पानी की मांग बढ़ गई। जब आप यात्रा करते हैं या कहीं अननोन जगह पे जाते हैं तो वहां पे आप पानी खरीदते हैं। तो जब मांग बढ़ जाती है तो आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी फर्मों की क्या होती है दोस्तों? एंट्री हो जाती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि बायोमेट्रिक नेतृत्व का निहितार्थ क्या है? बायोमेट्रिक निहितार्थ, बायोमेट्रिक निहितार्थ का मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। बायोमेट्रिक निहितार्थ, इसमें क्या होता है दोस्तों? देखिए, ये बेसिकली देखने को मिलता है अल्पाधिकार के अंतर्गत। ठीक है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? अल्पाधिकार के अंतर्गत। अल्पाधिकार के अंतर्गत कुछ फर्में होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे, मतलब 12 से कम होती हैं, 2 से ज्यादा फर्में होती हैं। कुछ फर्में जो होती हैं वो क्या करती है ना कि अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे अनुभवी फर्म को चुनती है। ठीक है, और वही अनुभवी फर्म जो होता है वो कीमत का निर्धारण करता है कि हमारे प्रोडक्ट की कीमत क्या होनी चाहिए, और उसी का अनुसरण अन्य फर्में भी कर लेती हैं। तो बायोमेट्रिक नेतृत्व का मतलब ये होगा कि अल्पाधिकार के अंतर्गत सर्वाधिक अनुभवी फर्म। जैसे बिस्किट की बात करें तो बिस्किट में सर्वाधिक अनुभवी कौन है? पार्ले जी है। पार्ले जी बचपन में भी था, आज भी है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिंदगी में जितना सेटिस्फेक्शन हम लोग को बचपन में मिल जाता था पार्ले जी से, और वो फ्रूटी का जो 10 रुपए वाला पैक आता था उससे, जैसे लगता था कि यार जिंदगी में इससे बड़ा आनंद और कहीं मिल ही नहीं सकता है। 10 रुपए का जो फ्रूटी का पाउच आता था
है ना। वो अगर जो मिल जाता था तो यार मजा ही आ जाता था, लगता था वाह क्या बात है। वो क्या देता था हमें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता था। और उतना सेटिस्फेक्शन, अब 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक भी अपने पास रख लीजिए, उसको पीजिए, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो जो सेटिस्फेक्शन बचपन में 10 रुपए की फ्रूटी में मिल जाता था, है ना। संतुष्टि की बात होती है भाई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि एकाधिकार निश्चित कर सकता है। तो अभी आपने देखा कि देखिए सर, एट ए टाइम, एक समय में जो एकाधिकारी होगा वो या तो मूल्य को निर्धारित कर सकता है या तो उत्पादन को निर्धारित कर सकता है। एक समय में एक ही चीज को निर्धारित कर सकता है। एकाधिकारी की 2 स्ट्रेटजी होती है, उस 2 स्ट्रेटजी को एक समय में एक ही बार अप्लाई कर सकता है। पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि वो अपने प्रोडक्ट की कीमतों में वृद्धि कर दे। और कीमत में वृद्धि कब करेगा, कीमत में वृद्धि तब करेगा जब मांग ज्यादा हो और उत्पादन कम करे, अर्थात पूर्ति कम करे। तो जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की मांग होगी और पूर्ति कम होगी, तो ऐसी स्थिति में कम वस्तुएं मार्केट में होंगी और मांग करने वाले बहुत होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो विक्रेता होगा वो अपने कीमत को बढ़ा करके बेच सकता है। ये पहली कंडीशन है। लेकिन दूसरी कंडीशन में वो क्या कर सकता है, वो कीमत को संतुलित रख के मांग और पूर्ति को बराबर करके कम मार्जिन पे ज्यादा वस्तुओं को बेच करके ज्यादा लाभ कमाने की चेष्टा करता है। कि भैया आप चलिए कीमत हमारा कम ही रहेगा, लेकिन हम प्रोडक्ट को ज्यादा बेचेंगे और ज्यादा बेचकर लाभ कमाएंगे। तो एट ए टाइम, एक समय पे या तो वो मूल्य को या तो उत्पादन को, दोनों को एक साथ वो निर्धारित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसलिए कि ये दोनों कंडीशन जरूरी है। यहाँ पे मांग ज्यादा होनी चाहिए और पूर्ति कम होनी चाहिए। अगर जो मांग ज्यादा है और पूर्ति को बढ़ा देगा तो फिर वो सेकंड कंडीशन में चला जाएगा, फिर कीमत को उसको कम करना पड़ेगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित इसमें से नहीं है भाई? पता है, जिंदगी के जिस मोड़ पे आप खड़े हैं ना, वहां पे आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा कि जो चीजें हैं भाई वो है। अब आप यहाँ पे किसी से पूछ रहे हैं कि आपने खाना क्या बनाया है, तो उसने जो भी बनाया है उससे आपको कुछ लाभ मिल पाएगा? आपको उससे कुछ लाभ मिलेगा? मैं देख रहा हूँ आप लोग चैटिंग कर रहे हैं कि आपने क्या बनाया। अरे भाई थोड़ा सा रियलिस्टिक रहिए, है ना। इमेजिनेशन वाली जिंदगी चली गई। इमेजिनेशन हाई स्कूल, इंटर और जब तक ग्रेजुएशन में थे तब तक ठीक है, चीजों को इमेजिन कर लेते थे कि एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे, एक हेलीकॉप्टर होगा, खूब बड़ा सा फार्म हाउस होगा। वो इमेजिनेशन था, उसको खत्म करिए। आइए किस पे, सतह पे आइए। इमेजिनेशन को छोड़िए, है ना। क्या हो जाएगा भाई, किसी ने कुछ भी बनाया होगा उससे आपको कुछ लाभ मिलेगा क्या? आप कंसंट्रेट करिए, पढ़ाई पे मेहनत करिए, है ना। चलिए क्या उत्तर होगा भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, विकुंचित मांग वक्र की अवधारणा जो है ये किसने दिया था? पाल स्वीजी साहब ने दिया था। कहाँ पे दिया था? एकाधिकार, सॉरी, अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया था। अल्पाधिकार के अंतर्गत दिया था। क्या बताया था कि ऊपर वाला वक्र लोचदार होता है और नीचे वाला वक्र क्या होता है? बेलोचदार होता है। ठीक है, जितने लोग भी ठीक बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या उत्तर होगा भाई? इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आएगा? एकाधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है भाई? एकाधिकारिक प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है?
आसान सी बात है, छोटी सी बात है। हाँ, बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि सर जी देख लीजिए, उत्पादकों की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वस्तुएं ठीक और ठीक एक जैसी नहीं होती हैं, समरूप नहीं होती हैं। और वस्तु विभेद का मतलब ये होता है कि वह या तो वो रंग में अलग हो सकता है, या तो आकार में अलग हो सकता है, या तो क्वांटिटी में अलग हो सकता है, या तो क्वालिटी में अलग हो सकता है। ठीक है, उत्पादकों की संख्या बहुत होती है, लेकिन वस्तुएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होती हैं। जैसे जब आप ट्रेन में कभी यात्रा किए होंगे, जनरल बोगी में बैठे होंगे, तो वहां पे देखे होंगे कि एक व्यक्ति आता है और उसके पास अगर जो 20 पावर बैंक है, तो वो 20 पावर बैंक जो होते हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। ठीक है, तो सब तो क्या है, मोबाइल चार्ज करने वाले पावर बैंक ही हैं, तो उसको कोई ना कोई अलग अलग लोगों ने उत्पादित किया होगा, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं है। प्रोडक्ट की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक जैसे नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि किन्स के अनुसार कम ब्याज की दर पर निवेश की प्रवृत्ति अधिक होती है? क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है, तो निम्न ब्याज की दर पर पूंजी का पूर्ति मूल्य कम होता है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम हो है। ठीक है, क्या याद आना चाहिए? अगर जो अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या याद आना चाहिए कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। अर्थात जो ब्याज की दर निर्धारित होती है, वो किससे होती है? केवल और केवल मुद्रा के मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है। तो ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, जबकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इसे मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों घटना बताया था। नौ क्लासिकल अर्थशास्त्री जब आए थे, तो इन्होंने भी कुछ अलग बताया था, लेकिन जब किन्स साहब आए, तो कहे कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। अब अगर जो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो आप बड़े आराम से इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, किन्स के अनुसार कम ब्याज की दर पर निवेश की अधिक प्रवृत्ति होती है। देयर इज नो डाउट, 100% ये ठीक है भाई। 100% ये ठीक है कि अगर जो ब्याज की दर कम होगी, तो आप निवेश ज्यादा करेंगे, क्योंकि जो पैसा आप निवेश करने वाले थे, अगर जो ब्याज की दर ज्यादा होगी, तो आप ब्याज के रूप में दे देंगे। तो ब्याज कम देंगे तो पैसा बचेगा, जब बचेगा तो निवेश ज्यादा करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। निम्न ब्याज की दर पर पूंजी का पूर्ति मूल्य कम होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, भैया कहाँ एक दूसरे को ये जस्टिफाई कर रहा है? कहाँ जस्टिफाई कर रहा है? ये अलग सा स्टेटमेंट है, ये अलग सा स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दूसरे को ये इंटरकनेक्टेड कहाँ कर रहा है सर? नहीं कर रहा है। कितने सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो ये उत्तर जो होगा वो बी होगा। ए और आर दोनों सही है सर, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगला उत्तर क्या होगा भाई? कि किन्स के ब्याज सिद्धांत में तरलता जाल का अर्थ क्या है? अब ये तो छोटा सा बच्चा भी जानता होगा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, है ना? जानता है कि नहीं जानता है? छोटा सा बच्चा जानता होगा कि नहीं इस प्रश्न को? तो भाई कभी कभी विरोध भी कर दिया करिए, कहिए नहीं सर नहीं जानता होगा। तरलता जाल वो क्या जानेगा? वो तो जब इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, 8वीं 9वीं 9वीं क्लास में आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ेगा। छोटा बच्चा कैसे जानेगा तरलता जाल क्या होता है? ठीक है। चलिए, क्या उत्तर होगा सर? बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है। तो तरलता जाल के अंतर्गत किन साहब ने ये कहा था कि देखिए, अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी,
अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाएगी तो ब्याज की दर जो होगी वो एक निश्चित सीमा तक ही कम हो सकती है, उससे कम ब्याज की दर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है ना। अगला चलिए बताइए। अंकिता जी बिल्कुल ठीक है, रश्मि जी, कुमारी, जानवी जी, ब्यूटी सिंह जी, रावण कुमार जी, ज्योति चौरसिया जी, पूजा मिश्रा जी, लाल बहादुर जी, ललिता साकी जी, आशुतोष उपाध्याय जी, अनीश कुमार पांडे जी। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, वहां पे एलपी बक्र लोचदार होता है, बेलोचदार नहीं होता है। एलपी बक्र जो होता है वो लोचदार होता है। चलिए बताइए। सदानंद मिश्रा जी, राजकुमार जी, अधीर सिंह जी, सुंदरी गौतम जी, अक्षय जी, सोनम पांडे जी, सरिता जी, वृष्टि जी, शांति जी, रीता जी, पूजा साहू जी, अरुधति देवी जी बिल्कुल ठीक है, मिनी रावत जी, असलम अंसारी जी, अंकिता जी, नीरज वर्मा जी, रामदेव जी बिल्कुल ठीक है। सभी लोग ठीक ही कर रहे हैं, बी बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। सब कितना नंबर पाएंगे इस प्रश्न में? 0। ठीक है, इस प्रश्न में आप कितना पाएंगे? एब्सोल्युटली 0 पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि देखिए, किन्स के अनुसार तरलता जाल की दशा में मुद्रा पूर्ति में हुई कोई भी वृद्धि रोजगार को, निवेश को तथा ब्याज दर को प्रभावित नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं कितनी बार बताया हूँ, बहुत बार बताया हूँ, एक बार नहीं बहुत बार बताया हूँ कि अगर जो मुद्रा पूर्ति में तरलता जाल की दशा है और ऐसी स्थिति में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि हो रही तो रोजगार, निवेश और ब्याज दर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री ब्याज दर के सिद्धांत के विकास से नहीं जुड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है जो ब्याज का सिद्धांत नहीं दिया? बताइए क्या उत्तर होगा भाई। चलिए, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं। और कोई? बी बोल रहे हैं। कुछ महानुभाव बी भी बोल रहे हैं, कुछ महानुभाव डी भी बोल रहे हैं। पीगू साहब जैसे दिखते हैं, क्या क्या याद आनी चाहिए? अगर जो बेरोजगारी का आलम खत्म करना है तो मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कहा था? कहा था कि आप क्या करिए कि मजदूरी कटौती करिए, मजदूरी कम करिए, तभी जाकर के आप रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या याद आना चाहिए? कुछ अंडा याद आना चाहिए, कुछ भारी पेदी वाला जहाज याद आना चाहिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी ऐसी शक्तियां कार्य करती हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया करके अर्थव्यवस्था असंतुलन में आती है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया करके अर्थव्यवस्था को संतुलन में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे समुद्र में भारी पेदी वाला जहाज, ये सब याद आना चाहिए। ठीक है, अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक चर है? अभी हमने बताया ना कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है उन्होंने ब्याज को मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों कारक माना। कहा कि ब्याज दर का निर्धारण जो होता है वो मुद्रा के कारण और समय के कारण, दोनों के कारण निर्धारित हो सकता है, और भी बहुत सारे फैक्टर उसके माने। लेकिन जब यहाँ पे किन साहब आते हैं तो ये तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करने से थकते ही नहीं है। इन्होंने इतनी आलोचना उन लोगों की की, इतनी आलोचना उन लोगों की की, उन लोगों को हम लोग कहते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। और किन साहब ने इतनी आलोचना उन लोगों की कि पूछिए मत।
हर जगह आलोचना की। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? किन साहब ने क्या कहा? किन साहब ने कहा कि देखिए ब्याज दर का जो निर्धारण होगा ना, वो केवल और केवल यह एक मौद्रिक घटना है, अर्थात तरलता अधिमान सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव चुनाव असफल होता है, क्योंकि क्यों होता है भाई? बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों, मैं अपनी तरफ से सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ। आप अगर जो बेहतर ढंग से अगर जो कंसंट्रेट होकर क्लास करेंगे ना, पता है आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तो आप देखिएगा मैक्सिमम प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। और जो प्रश्न आपको लगेगा कि यहाँ पे नहीं करवाया गया है, वो भी करवाया गया जरूर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपको केवल वही प्रश्न याद रहेंगे जो प्रश्न मैं आपको बार बार रिपीट करवाता हूँ, बार बार आपको बताता हूँ, बार बार आपको पढ़ाता हूँ। वो प्रश्न अगर जो आ जाए, जिसकी प्रैक्टिस में आपको 2 बार करवाया हूँ, 3 बार करवाया हूँ, अगर जो ऐसे प्रश्न पेपर में आ जाए, आपने ध्यान नहीं दिया है, तो फिर आप कहेंगे कि सर ने ये करवाया ही नहीं। लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, आप 2000 अगर जो आप मेरी मुझे मुझे 1 या 2 महीने से मेरी क्लास कर रहे हैं, तो आप जाइए 2021 का पीजीटी का पेपर उठा के देखिए। देखिए कितने आपको लगेगा कि यार सारा प्रश्न तो यहीं से था। ठीक है, 1-2 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो सारी चीज़ें, और ऐसा हर जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे प्रश्नों को कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आऊँगा चैनल पे अनाउंस कर दूंगा कि बैच स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ रोज जुड़ा हूँ, बस आप मेहनत तो करिए, बस आप प्रयास तो करिए, आप मुझे समय तो दीजिए। एप्लीकेशन पे 1-1.5 घंटे रोज पढ़िए, 2 घंटे के आसपास यूट्यूब पे रोज पढ़िए, सब कुछ कवर हो जाएगा भाई। 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे आप इकोनॉमिक्स को दीजिए, देखिए 2-3 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं गलत होंगे, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल होता है, इसका कारण ये है कि मतदान सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की महत्ता को सही सही नहीं दर्शाता। जैसे कोई भी सार्वजनिक वस्तु है, ठीक है, तो भाई किसी सबके लिए वो समान रूप से लाभदायक नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में सरकार ने लैंप लगवा दिया, स्ट्रीट लैंप लगवा दिया, और वो तो सबके लिए है, लेकिन पता चले कि भैया आप अपने घर पे ऑलरेडी लैंप लगवाए पड़े हुए हैं, तो सरकार के लैंप लगवाने से और ना लगवाने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, उनको लाभ मिलेगा जिन्होंने अपने दरवाजे पर लैंप नहीं लगवाया। तो ऐसी स्थिति में सबकी सार्वजनिक वस्तुओं की महत्ता सबके लिए अलग अलग होती है और सबको समान रूप से लाभ नहीं देती है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न की सार्वजनिक वस्तु की विशेषता क्या होती है? सार्वजनिक वस्तु क्या होता है? ऐसी वस्तुएं भैया जो समाज के सभी लोगों को समाज जिस पर समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार है, कि भैया हम भी हम भी इसका आनंद उठाएंगे, हम भी इसका प्रयोग करेंगे, आप भी इसका प्रयोग करिए। ठीक है, ये सार्वजनिक वस्तुएं हो गई। जैसे पुलिस हो गया, पुलिस सार्वजनिक वस्तु है। हमारी जो सेना है सार्वजनिक वस्तु है, क्योंकि पुलिस और सेना किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं करती है, वो सबकी करती है। सरकार कोई भी अगर जो आपके गांव में कार्य करवाती है, तो क्या होगा, वो सबके लिए होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, है ना? क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। सामूहिक उपयोग होता है, सार्वजनिक वस्तु का क्या होता है, सामूहिक उपयोग होता है, और साथ ही साथ में बहिर्वेशन नहीं किया जा सकता है, अर्थात सार्वजनिक वस्तु के उपयोग से किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर जो आपके मोहल्ले में गवर्नमेंट ने लाइट लगवाया है,
लैंप लगवाया है तो उस लैंप को आप अपने दरवाजे की तरफ मोड़ के ये नहीं कह सकते हैं कि भैया केवल हमारे दरवाजे पे ही उजाला रहेगा और लोगों पे नहीं रहेगा। वो लगेगा तो सबके दरवाजे पे उसका उजाला जाएगा और कोई उसको क्या कर सकता है कि रोक नहीं सकता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। दोस्तों देखिए, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। प्रत्येक दिन क्लास होती है, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, जिंदगी में मेहनत करना पड़ेगा। ये बात आप जितने जिंदगी में जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा, क्योंकि जब एक बार समय निकल जाएगा ना, तो फिर जब समय चीज़ों को क्या करता है, सिखाता है इंसान को, तो फिर बहुत कष्ट होता है। और अगर जो आपने पृथ्वी पे पैदा लिए हैं ना, पैदा हुए हैं पृथ्वी पे, तो बिना मेहनत किए आपका जीवन संभव है ही नहीं। जो आज बहुत आलसी है ना, वो 10 साल बाद मेहनत करेंगे, लेकिन करेंगे, लेकिन जब 10 साल बाद करेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। 10 साल बाद काम करेंगे तो वो 10,000, 20,000, 30,000 के लिए 12 घंटा 14 घंटा काम करेंगे। लेकिन अगर जो आज आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ठीक तरीके से पढ़ लिए ना, तो आने वाला पूरा जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो समय को पहचानिए, आज मेहनत करिए, आज अपने आप पे मेहनत कर लीजिए। कुछ महीनों की बात है, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जिंदगी क्या होगी, ट्रैक पे जब आ जाएगी, फिर जो जो इच्छा है सब करिएगा। क्या उत्तर होगा भाई? इस सापेक्षिक रूप से निजी वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्पर्धी और निकालने योग्य होती हैं। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है, तो अधिकांश उपभोग और उत्पादन से कम कुछ साझे पहलू होते हैं। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल ठीक है। देखिए, बातें दोनों सही है। देखिए, सापेक्षिक रूप से कुछ निजी वस्तुएं पूर्णतः प्रतिस्पर्धा और निकालने निकालने योग्य होती हैं। बिल्कुल ठीक है। निजी वस्तुएं क्या होती हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर जो हमने कोई चीज खरीदा है तो उसका उपभोग हम ही करेंगे। मोबाइल आपका है, आपने खरीदा है, तो मोबाइल का प्रयोग आप ही करेंगे। इंटरनेट पैक आपने डलवाया है, तो मोबाइल का प्रयोग आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, ये आपकी निजी वस्तु हो गई। और ये क्या कह रहा है अगला, अधिकांश उपभोग और उत्पादन में कम से कम कुछ साझे पहलू भी होते हैं। तो बात तो भैया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होती है? बिल्कुल ठीक है। शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत है, क्या होती है भाई? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, शुद्ध सार्वजनिक वस्तु मतलब जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। तो पार्क क्या है? पार्क जो है वो सार्वजनिक वस्तु है। तो पार्क में जब अगर जो आप घूमने जाएंगे तो टिकट 5 रुपये लगेगा। हॉस्पिटल में अगर जो सरकारी हॉस्पिटल में दवा कराने जा रहे हैं तो टिकट 1 रुपये का लगेगा या 5 रुपये का लगेगा ना। तो क्या होता है कि इसकी लागत बहुत ज़्यादा आपसे नहीं ली जाती है, बहुत कम ली जाती है या थोड़ी ली जाती है। ठीक है, तो ये शून्य हो सकता है, या तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, या थोड़ा बहुत हो सकता है, या तो थोड़ा बहुत होगा तो वो शून्य के निकट ही होगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से मेरिट गुड्स नहीं है। देखिए दोस्तों, मेरिट गुड्स को पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरिट गुड्स और सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर थोड़ा सा हो जाता है। मेरिट गुड्स और सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो क्या होती है, समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाती हैं और उस पे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। और उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हो या थोड़ा बहुत पैसा आपसे लिया जाए। ठीक है, लेकिन जो मेरिट गुड्स होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मेरिट गुड्स का मतलब ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिस जो मानव कल्याण को बेहतरी करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विकसित कराया जाता है, या इन क्षेत्र का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि इंसान की जरूरतें पूरी हो सके,
नेसेसरी जरूरतें, अनिवार्य जरूरतें पूरी हो जाए, जैसे रेलवेज हो गया, यात्रा करना है ना लोगों को तो रेल हो गया, दूर संचार व्यवस्था हो गया, डाक व्यवस्था, ये सब में कृषि उत्पाद जो है ये क्या होगा, ये नीचे वस्तु होगा, क्योंकि जब आप कृषि में उत्पादन करेंगे तो ऐसी स्थिति में बीज पे पैसा आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, सिंचाई पे पैसा आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, खेत जोतने के लिए आपको पैसा अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो कृषि उत्पाद जो होंगे भैया वो निजी वस्तुएं होंगी, बाकी की मेरे वस्तुएं होंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कि सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान समस्याएं पैदा करती हैं क्योंकि, तो देखिए सार्वजनिक वस्तु को जानना बहुत जरूरी है। सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसपे सभी समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। अर्थात अगर जो आपके मोहल्ले में गवर्नमेंट लैंप लगवा रही है, प्रकाश की व्यवस्था करवा रही है, तो वो सार्वजनिक वस्तु है, वो पूरे आपके मोहल्ले के लोगों के लिए है। सड़कों पे गवर्नमेंट लाइट लगवा रही है, वो सबके लिए, सबका समान रूप से अधिकार है। पुलिस की व्यवस्था की गई है, ये भी एक सार्वजनिक वस्तु है, पुलिस सबकी समान रूप से सुरक्षा करती है। जो हमारे सैनिक हैं वो भी क्या है, सार्वजनिक वस्तु हैं, सैनिक भी पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो ये सार्वजनिक वस्तुएं हुई, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान किस प्रकार की समस्या, सॉरी, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान समस्या पैदा करता है, क्यों पैदा करता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है भाई, बिल्कुल, थोड़ा आराम से करिए, गलती हो रही है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखिए ऐसी वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतियोगी होने की प्रवृत्ति रखती हैं, बिल्कुल ठीक है, लाइट लगा हुआ है मोहल्ले में, सबके लिए लगा हुआ है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। व्यक्तिगत उपभोक्ता अधिमान के के संदर्भ में प्रकट नहीं होता, हो सकता है कि कोई सार्वजनिक वस्तु आपको लाभ दे, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लाभ आपको नहीं दे, ठीक है। बाजारी प्रक्रिया ऐसे वस्तुओं के प्रावधान के लिए उचित नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर करिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। स्वास्थ्य और शिक्षा है। देखिए मैं आपको केवल क्या कर सकता हूँ कि बोल सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि ऐसा मत करिए, है ना। और अगर जो ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं भैया, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो मैं कोई समाज सुधारक थोड़ी हूँ, तो मैं इस बात से असंतुष्ट क्यों हूँ, ठीक है। मैं सबको तो सुधार नहीं सकता हूँ, सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता है ना, सच्चाई तो यही है। तो भाई मैं तो गाइड ही कर सकता हूँ भाई कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो जो करना चाहिए वो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और जो मैं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, तो भाई उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं है, ठीक है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिन लोगों को सीरियस पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, जिनको इधर उधर की बातें करनी है वो भी कर रहे हैं, ठीक है। उस समय सब कुछ बता देगा कि भैया कौन सही था कौन गलत था, है ना। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, मैं ऐसे पचासों लोग को देखा हूँ कि 10-10 किताब रट के बैठे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे ज्ञान की वर्षा होती है, प्रयागराज में, और यहाँ पे मैं बहुत सारे लड़कों को देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि जिनके पास बहुत ज्ञान है लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके अंदर एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति क्या है कि उनके अंदर स्थिरता नहीं है, कभी इधर कभी उधर, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, अरे हमको तो सब कुछ आता है, हम तो सब कुछ जानते हैं, हमको तो बस मजे करना है जीवन में। और बहुत ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन सिंसियरिटी से बात को समझे, थोड़ा सा मेहनत किए और उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है।
तो बार बार मैं चीज़ों को कहता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं 2 घंटे की क्लास लेता हूँ, फिर भी अगर जो आप लोगों को ये बार बार बात कहनी पड़े तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं ये सोचता हूँ भैया कि जो मुझसे जुड़ा है सबका कल्याण हो जाए, ठीक है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। जो लोग चाहें वो ठीक है, जो लोग नहीं चाहें उनका भी ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? कि स्वास्थ्य और शिक्षा है, और मैं कभी अनसेटिस्फाई नहीं होता हूँ, ठीक है, कोई असंतुष्टि टाइप की नहीं। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कि स्वास्थ्य और शिक्षा है, स्वास्थ्य और शिक्षा क्या होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा क्या होता है? तो मैंने ये बताया कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा का मतलब ये होता है, इसे मेरिट वस्तुओं के अंतर्गत शामिल करेंगे, और मेरिट वस्तुएं और सार्वजनिक वस्तुओं में थोड़ा सा अंतर होता है। और अंतर ये होता है कि मेरिट वस्तु का मतलब क्या होता है कि इससे राष्ट्र का कल्याण भी संबंधित होता है, कि अगर जो सरकार इन क्षेत्रों को बढ़ावा देगी तो उससे राष्ट्र के कल्याण में भी वृद्धि आएगी। लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग शिक्षित रहेंगे, तो लोग आगे चल करके उत्पादन बढ़ाएंगे, और उत्पादन में वृद्धि होगी तो राष्ट्रीय आय में बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो राष्ट्र का कल्याण होगा। तो इस प्रकार की वस्तुएं मेरिट वस्तुओं के अंतर्गत आएंगी। अगला प्रश्न, डिश टीवी सिग्नल है, बढ़िया सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। डिश टीवी, डिश टीवी अब तो नहीं रिचार्ज कराते हैं ना आप? रिचार्ज कराते हैं? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा सर, कि डिश टीवी जो है वो एक क्या है, निजी वस्तु है। क्योंकि डिश टीवी का रिचार्ज आप क्या करते हैं, खुद ही कराते हैं। खुद कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बिल्कुल कराते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? बिल्कुल ठीक है, कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि एक तरफ आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। फिर आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा आपको दी जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे लगे रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से बहुत कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है, या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर होगा भाई? इसे हम क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा बोलते हैं ना, बजटीय घाटा बोलेंगे या बजट घाटा। कुल प्राप्तियों या सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर, कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर को हम क्या बोलेंगे? बजट घाटा बोलेंगे, ठीक है। तो और बजट के अंतर्गत गवर्नमेंट क्या करती है? अपने आय और व्यय के वित्तीय विवरण को ही तो प्रस्तुत करती है ना, तो आय और व्यय के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा बोलते हैं। अगला, चलिए, जेंडर बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर दें, ठीक है। पता है, जिंदगी के जिस मोड़ पे आप खड़े हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पता नहीं चल रहा है कि इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां पे आप खड़े हैं। अगर जो यहाँ पे स्लिप करेंगे ना, तो पूरी जिंदगी फिर खराब हो जाएगी। यहाँ पे स्लिप नहीं करना है, कैसे भी करके स्लिप नहीं करना है। ये बात आपको तब पता चलेगी जब शायद क्या हो कि चीजें जैसे चाहते हैं वैसे ना हो। ये हो सकता है कि 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको पता चले, लेकिन आप ऐसे पड़ाव पे खड़े हैं जो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव है। तो यहाँ पे फिसलना नहीं है भाई, मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है।
और अगर जो कोई थोड़ी बहुत समस्या भी अपने अंदर है तो उसको दूर कर लिया जाएगा, उसमें क्या है, ठीक है। और बात थोड़ा बहुत जरूरी होता है, बात थोड़ा बहुत करिए, मैं कभी रोकता नहीं, लेकिन अब ये नहीं कि लगातार बात करें, ठीक है, थोड़ा बहुत बात भी जरूरी होती है। इस प्रश्न का उत्तर करिए सर कि जेंडर बस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट को सुमेलित करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि सर जी जेंडर बजटिंग विश्लेषण बिल्कुल ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से बजट तैयार किया गया और भारत सरकार ने वर्ष 2005-6 में जेंडर बस्टिंग को अपनाया था, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और सर्वप्रथम जेंडर बस्टिंग की अवधारणा कहाँ पे आई थी, ऑस्ट्रेलिया से आई थी। अगला, ट्विन डेफिसिट समस्या का अर्थ एक देश में निम्नलिखित का होना है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है सर, ट्विन डेफिसिट क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, ट्विन डेफिसिट क्या होता है, बिल्कुल ठीक है। ट्विन डेफिसिट समस्या का अर्थ एक देश में निम्नलिखित का होना है। तो आप कहेंगे देखिए सर जी, अगर जो उच्च राजकोषीय घाटा हो रहा है और उच्च चालू घाटा हो रहा है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट बोलते हैं, कि राजकोषीय घाटा भी हमें देखने को मिल रहा है और चालू खाता घाटा भी देखने को मिल रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, बजट प्रभाव से आशय क्या होता है, बजट प्रभाव से आशय क्या है भाई, बजट क्या होता है, सरकार के आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक है। बजट के अंतर्गत सरकार क्या बताती है, ये बताती है ना कि हमें पैसा कितना मिला और हम कहाँ कहाँ पे कितना व्यय करने जा रहे हैं। तो बजट क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार के आय और व्यय का क्या होता है, ये विवरण होता है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, ये बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं सर कि आय के वितरण पर सरकारी व्यय और कर नीतियों का प्रभाव, बिल्कुल ठीक है। कर नीतियों का प्रभाव मतलब जिससे सरकार क्या करता है, आय अर्जित करता है, और सरकारी व्यय जो सरकार व्यय करता है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और मानव कल्याण में वृद्धि के लिए जो सरकार व्यय करता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जितने लोग भी लाइक नहीं किए हैं आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, क्लास आपकी है तो कौन लाइक करेगा भाई। देखिए इतने सारे लोग इतने देर से क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप कृपया करके एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, क्लास आपकी है तो कौन लाइक करेगा, कौन शेयर करेगा, ठीक है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर कर दिया करिए, ठीक है, क्योंकि आपके क्लास के रेपुटेशन की बात होती है ना। अभी कोई बाहर से आएगा देखेगा कि अरे भाई यहाँ तो हजारों लोग पढ़े हैं और 100 लाइक भी नहीं है, तो वो क्या कहेगा, आप लोगों की बेइज्जती होगी, उसके बाद हमारी भी होगी। तो लाइक शेयर कर दिया करिए, निवेदन है सभी लोगों से, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल क्या उत्तर होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो राजकोषीय अनुशासन के लिए व्यय सीमा अति वांछनीय है, क्या ये बात सही है सर, और अगर जो ये बात सही है तो बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार के वित्त को प्रतिकूलतः प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, बिल्कुल। तो क्या उत्तर होगा, देखिए ध्यान से पढ़िए, राजकोषीय अनुशासन के लिए व्यय सीमा अति वांछनीय है, ठीक है। मतलब अगर जो आप राजकोषीय घाटा नहीं चाहते हैं तो आप अपने आय के अनुसार ही क्या करिए, आप अपने आय के अनुसार ही व्यय करिए, ठीक है। अगर जो आपको राजकोषीय घाटा नहीं चाहिए तो आय के अनुसार ही व्यय करिए। इट मीन्स वही बात ये कह रहा है कि राजकोषीय अनुशासन के लिए व्यय सीमा अति वांछनीय है, देयर इज नो डाउट, ठीक है, बिल्कुल 100% ठीक है। और बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार के वित्त को प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, बिल्कुल ठीक है भैया। अगर जो हमें राजकोषीय घाटा ज्यादा होगा तो हमारा जो वित्त है उस पर क्या होगा, गलत असर पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल
ठीक हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा। अगला, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए सर। बिल्कुल ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है भाई? सरकार जो अपना राजस्व व्यय करता है उसमें क्या होता है? एक व्यय होता है योजनागत व्यय, ठीक है, योजना, योजनागत व्यय, जो सरकार योजना बनाकर व्यय करता है। योजनागत व्यय क्या क्या होते हैं? शिक्षा पर किया गया व्यय, स्वास्थ्य पे किया गया व्यय, परिवहन पे किया गया व्यय, ये सारी चीजें योजनागत व्यय के अंतर्गत आती है। दूसरा होता है भैया गैर योजनागत व्यय। गैर योजनागत, जिसकी योजनागत, जिसकी गवर्नमेंट ने कोई योजना नहीं बनाई थी। तो गैर योजनागत व्यय क्या होता है कि मान लीजिए कि हमको युद्ध लड़ना पड़े, युद्ध लड़ना पड़े तो युद्ध लड़ने के लिए सरकार ने कोई योजना बना करके पैसा नहीं खर्च करता है, वो आपातकालीन स्थिति में गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है। जैसे महामारी आ गई, आपने देखा कोविड आ गया, ठीक है, तो ये भी गैर योजनागत व्यय है, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं कि ब्याज भुगतान, गवर्नमेंट जो ऋण लेती है उस पर जो ब्याज भुगतान करती है वो भी गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत ही आता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा कि राजस्व व्यय बराबर होता है राजस्व योजनागत व्यय प्लस गैर योजनागत व्यय के, ठीक है। तो ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व व्यय जो होता है वो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय के बराबर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे ठीक बोलेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ए बोल रहा है, तो ए नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात। अगला प्रश्न, कि कुल आगम और कुल व्यय के बीच का अंतर कहलाता है। सरकार के कुल आगम, कुल आगम का मतलब सरकार का कुल आय, और कुल व्यय मतलब जो सरकार कुल क्या करती है, व्यय करती है। आय और व्यय के बीच का अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आराम से, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था बजटीय घाटा, ठीक है। अगला, भारत में पहली बार शून्य आधार बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था? भारत में पहली बार शून्य बजट किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ था? शून्य बजट में क्या होगा कि जब भी हम बजट का निर्माण करेंगे तो जहां भी पैसा हम खर्च करने जाएंगे उसको हम ये नहीं सोचेंगे कि पहले हमने कितना निवेश किया था, पहले हमने उस पर कितना खर्च किया था, स्वास्थ्य पे कितना खर्च किया था, शिक्षा पे कितना किया था, परिवहन पे कितना किया था। अब एक फ्रेश बजट का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। पैसे का आवंटन क्या होगा, एक फ्रेश तरीके से होगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक है, सी बोल रहे हैं। बीपी सिंह साहब थे, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बीपी सिंह, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट में शामिल नहीं होता है? पूंजी बजट में किसको शामिल नहीं करते हैं? ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया। पूंजी बजट में किसको शामिल नहीं करते हैं? बिल्कुल ठीक है, थोड़ा आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है। शून्य आधारित बजट की अवधारणा किसने दिया था? पीटर पायर ने दिया था। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी कह रहे हैं सर जी ब्याज भुगतान, ठीक है, तो भैया ब्याज भुगतान में सरकार क्या करती है, एक तरीके से पैसा चुकाती है, ठीक है। जो ऋण लिया है उस पे पैसा अदा करता है, सरकार का ये खर्च होता है, ना कि प्राप्ति होती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। और इसके लिए सरकार क्या करता है, कोई योजना नहीं बनाता है कि हमको इतना पैसा ब्याज भुगतान पे देना है। तो कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जाएंगे।
सारे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ते रहिए। मैं विश्वास से कह रहा हूँ कि अगर जो आप बहुत दिनों बाद भी कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो सब कुछ आपका क्लियर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं क्लियर होगा। साथ ही साथ आपको नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स भी आप पढ़ते रहिए, नोट्स को बार बार रिविजन करते रहिए, नोट्स पढ़ने की आदत डालिए ताकि एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन करते रहें। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं और करंट भी आपका कवर कराया जा रहा है। दोस्तों मैं जिम्मेदारी से आपसे कह सकता हूँ कि अगर जो आप अच्छे तरीके से एप्लीकेशन पे इसको फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप दोनों जगह क्लास करते रहिए और अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है। इट मीन्स अगर जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आगे अगर जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, आगे अगर जो जीआईसी की वैकेंसी आती है, तो आपको ऑटोमेटिक वहां पे क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। तो एडमिशन ओपन है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, सबकी वैकेंसी, सबका बैच अलग अलग है। अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। एडमिशन फीस बहुत कम है, जितनी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उस अनुसार से एडमिशन फीस बहुत कम है। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस 2500 रुपये है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करना होगा 9415 863 873। इस नंबर पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको किसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। सेम नंबर नीचे भी आ रहा है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9415 863 873, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं कल शाम को 7 बजे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।